मूल्य का मापक या शोषण का साधन, हमारी घनश्याम वर्मा जी की इस किताब का आज 11वां पार्ट हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। 10 अध्यायों में आपने पहले सुना कि किस तरह से आप लोगों को गलत रुपया छाप करके या रुपये का सिंबल गलत तरीके से छाप कर आपको दे दिया गया और आप उसे असली रुपया मानने लग गए। अब इसी चीज़ को हम आपको सिर्फ एक बता रहे हैं कि शोषण का एक बहुत बड़ा हथियार बैंकिंग, ब्याज और मुद्रा बाजार बैंकिंग, लूटपाट, यानी कहने का मतलब है 3 चीज़ें हैं प्रमुख हथियार जो हैं शोषण के, बैंकिंग, ब्याज और मुद्रा। और ये जो गेम प्लान है ये बाजार और बैंकिंग द्वारा लूटपाट और शोषण है। इसको हम जब ये सेशंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद अलग एंगल से भी आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक में बैठे लोग देश को पैसा देते हैं ये कह कर कि हम वर्ल्ड बैंक से हमें सहायता मिली है, जबकि असलियत में वो पैसा ब्याज पर होता है। तो वो तो लेती है सरकार, और सरकार फिर उस पैसे को देती है उद्योगपतियों को लोन, और वो उद्योगपतियों का जो उन उद्योगपतियों का जो बिजनेस होता है उसमें पार्टनरशिप होती है उन्हीं लोगों की जो वर्ल्ड बैंक को पैसा देते हैं। तो फिर जब यहाँ की सरकार भारत में मौजूद किसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देती है तो अल्टीमेटली वही वाला रुपया दे देती है। अब लोन मिल गया अडानी को, लिया भारत सरकार ने, अडानी की कंपनी में शेयर है रॉकफेलर रॉथस्चिल्ड के, और उन्होंने डोनेशन दिया था वर्ल्ड बैंक को। अडानी को मिल गया 50,000 करोड़ रुपया। वो रुपया चुकता करेगी देश की जनता टैक्स दे करके, और अडानी का हो जाएगा माफ। और इस तरह से वो लोग अपना रुपया फिर से वापस पा जाते हैं और उनको कुछ भी अदा नहीं करना पड़ता, और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के वो मालिक बन जाते हैं। ये एक बड़ा खेल है जिसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी इसको जब आप आगे पढ़ेंगे 11वें हिस्से में, और इससे पहले के 10 पार्ट यदि आप निडर इंडिया चैनल पर जाएंगे तो उसमें प्ले लिस्ट है ऑलरेडी इसी किताब के नाम से ही कि रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ एक एक पार्ट आपको मिल जाएगा। भारत में प्राप्त इतिहास से यह ज्ञात होता है कि अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले कोई बैंकिंग प्रणाली भारत में नहीं थी। अर्थात जब हम भारत को एक समृद्ध देश कहते हैं तो उस समृद्धि को, यानी कि अंग्रेज तो 1600 ईस्वी में आते हैं ना, हमने तो आपको 2025 सालों की हिस्ट्री बताई है। अगर हम ज़्यादा नहीं कहें तो आज 2025 चल रहा है, तो 2025 साल की हिस्ट्री भी यदि आप देखते हैं तो ये हमारी इस किताब के अंदर मेंशन की दी हुई है हमने ग्राफ बना करके, जिसमें पूरी डिटेल में हमने बताया है कि किस कंट्री का किस साल में कौन सा देश पहले नंबर पर था, कौन सा देश दूसरे नंबर पर था। ये जो आंकड़े हैं जीडीपी के आंकड़े, ये पेज नंबर 126 पर हमने इसमें दिए हुए हैं। ये आंकड़े आगे आएंगे। इन आंकड़ों को यदि आप गौर से देखते हो 125 126 पे, तो पहला जो देश के अंदर जो पहला साल है, यानी मैं 125 126 इस पे अगर क्लिक करूं तो आपको पता चल जाएगा कि उन देशों में यदि हम जाते हैं, उन सालों का यदि आंकड़ा ढूंढते हैं तो उस आंकड़े में आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखा कितना हुआ, हम लोगों ने काम कितना किया था। अब ये आंकड़े हैं विकास दर के आंकड़े, यदि आपके सामने आए तो ये आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ये साल 1 है 2025 साल पहले। इसमें आपने देखा होगा टॉप 15 रिचेस्ट कंट्रीज बाय जीडीपी। अब ये आज का नहीं है आंकड़ा, और ये हमारा नहीं है, ये वर्मा जी ने या देवेंद्र बल्लारा ने नहीं दिया है। ये आंकड़ा असल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही है, और ये दिया हुआ वहाँ से है यूनाइटेड नेशन से। अब ये इंडिया इस टाइम पे पहले नंबर पर है। जो जीडीपी है अपनी वो मिलियन डॉलर्स में है, और 51,400 है मिलियन डॉलर्स। और चाइना की जो जीडीपी है वो उस टाइम 42,000 है, यानी कि हम उनसे करीब करीब 25% ज़्यादा इकोनॉमी हमारी जीडीपी है, और हम इतने समृद्ध हैं। और कमाल की बात यह कि ये सारा का सारा धन देश के लोगों में बटा हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि ये किसी कंपनी को मिला हुआ है। 550 साल में अगर आप अगले यानी कि साल 1 लें और फिर 550 लें तो भी भारत पहले नंबर पर ही आता है। और इसमें देखोगे ध्यान से आप,
यहाँ तक भी 550 सालों में भी जापान भी यहाँ कहीं 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 15 15 16वें नंबर पर जापान आता है। और इसमें कहीं भी ना अमेरिका का कहीं जिक्र है, ना ही यूके का जिक्र है, मतलब इंग्लैंड का भी कोई जिक्र यहाँ पर नहीं आता है। सन 1000 में भी यहाँ पर भी सेम हालात हैं, इंडिया पहले नंबर पर है। 1300 में भी इंडिया पहले नंबर पर है। 1500 में भी इंडिया पहले नंबर पर है। और जब 1500 में, सन 1500 में यूके आ चुका है अब यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और एक 13वें नंबर पर यूके आ चुका है। यानी इंग्लैंड अब यहाँ 13वें नंबर पर आ चुका है। अब यहां से खतरा बढ़ना शुरू हुआ है 1500 साल में। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब यहाँ पर ऐसा तहलका शुरू किया है कि हमारा पैसा वहाँ जाने लग गया है, और अब यहाँ इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया और यूके अब यहाँ आ गया है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें नंबर पर अब यूके आ जाता है। और 1600 में अगर 12वें नंबर पर आ जाता है, इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि जो उस आज का जो पाकिस्तान है उसकी इकॉनमी को यदि अलग रख लिया जाए, उस हिस्से की इकॉनमी को, तो इन्होंने यहाँ पर इसको भी कंसिडर किया हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, इंडिया की जो इकॉनमी है वो श्रिंक होनी शुरू करती है, चाइना की बढ़ना शुरू करती है, चाइना के मुकाबले हमारी ये करती है, और यूके अब ऊपर आकर के 1800 ईस्वी में 1 2 3 4 5वें नंबर पर आ चुका है। यहाँ तक अमेरिका का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ अमेरिका बिल्कुल नहीं आया है 1800 में। यानी 200 साल अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आए हुए हो गए हैं, और हमारी इकॉनमी धीरे धीरे घटना शुरू कर रही है पूरी दुनिया में चाइना के मुकाबले। 1857 में जब क्रांति होती है, उस टाइम पर यहाँ पर यूएसए सीधा चौथे नंबर पर आता है। अब ये हैरानी की, यहाँ पर यूएसए यहाँ पर आ गया है, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और एक 12वें नंबर पर 1800, 200 साल बाद 12वें नंबर पर यूएसए आ गया है। और 1857 में जब युद्ध, मतलब जब पुलिस वालों को हथियार दिए जाते हैं और वो हमारे पैसे से दिए जाते हैं, और जो यहाँ रेलवे बन रही है जो उनके पैसे से बन रही है, जो यहाँ जितने उद्योग धंधे हैं वो हमारे लोग बनाते हैं, और उसका जो प्रॉफिट है वो उन देशों को मिलता है क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी है। तो अब यहाँ पर जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, वो तीसरे नंबर पर और अमेरिका चौथे नंबर पर आ चुका है, और भारत जो है वो अब दूसरे नंबर पर है। अब इसी को आगे लेके जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, ये तो पूरा आगे बाद में चैप्टर आएगा तब हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसे युद्ध होता है, यानी वर्ल्ड वॉर होता है, ये वर्ल्ड वॉर मेरे ख्याल से 1939 के आसपास उसका आउटब्रेक होता है, तो उस तक भी यूके यहाँ जब इसको लूट लूट के अपना हाल ये हो गया कि यूएस से पहले नंबर पर चला गया 1929 में, जब पूरी दुनिया में युद्ध होने शुरू हो गए हैं, और युद्धों के जो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे हैं, उससे पहले के आंदोलन चल रहे हैं, गांधी जी ने अपनी यात्राएं चालू कर दी हैं, तो 1922 में यूएस से पहले नंबर पर आ गया अमेरिका, चाइना दूसरे पे है, इंडिया तीसरे पे है 1922 में। उसके 7 साल बाद यूएस से पहले पर है, लेकिन अब यूके चौथे पर आ गया है, जर्मनी तीसरे पे आ गया और इंडिया 5वें पे चला गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर आता है, यहाँ आते यूएस से पहले नंबर पर आ गया है, जर्मनी दूसरे नंबर पर आ गया है, रशिया तीसरे नंबर पर आ गया है, क्योंकि युद्ध के जो हथियार हैं वो रशिया भी एंटर कर चुका है, और चाइना चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर यूके, और 6ठे नंबर पर इंडिया आ गया है। बाकी आज़ाद होते होते, यानी 1947 आते आते हमारा क्या हाल होता है ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यूसली अपने आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे देश की इकॉनमी रुपयों में किस तरह से काउंट होती है ये अगले सेशंस में हम लोग बताएंगे। लेकिन अब हम देश की इकॉनमी, यानी दुनिया की टॉप इकॉनमीज़ में शामिल नहीं हैं, और चूंकि हम देश की टॉप इकॉनमीज़ में शामिल नहीं हैं, तो फिर अब
हमारे पास उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास अब युद्ध का हथियार बनाने के हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है। साथ में नोट छापने के लिए हमारे पास पर्याप्त सोना भी नहीं है। साथ में हम लोग जो हैं इस पे काम कर ही रहे हैं कि सोना ख़त्म हो रहा है देश के पास सोना नहीं है, तो फिर हमारे पास बचा क्या। तो ये अभी देश के अंदर किस तरह के हालात थे उन पे हम देखते हैं इतिहास में कि जब बैंकिंग प्रणाली नहीं थी तो भारत के शासकों द्वारा ही अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण होता था, जिसमें शराफा महाजनों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। यह व्यवस्था इतनी सफल थी कि उस इतिहास में कभी किसी शासक को मुद्रा की कमी नहीं थी। व्यापार, खेतीबाड़ी सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। 27 से 35% विकास दर के साथ भारत विश्व के अग्रणी देशों में है और भारत में बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, मंदी, मुद्रा संकट आदि का कोई नामो निशान नहीं है। ये तब तक है जब तक अंग्रेज नहीं आते हैं। अंग्रेज़ों के भारत पर कब्जा, देखिए ये एक जो लाइन है बार बार हमको बोली जाती है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया। असल में अंग्रेज़ों का भारत पर किस तरह का कब्जा था ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपको बताया गया कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो कैसे गुलाम थे? क्या अंग्रेज़ हमको मतलब बांध करके रखते थे? नहीं। असल में अंग्रेज़ों ने जो व्यवस्था बनाई, हमको उस अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्था के हिसाब से काम करना होता था। यदि हम उस हिसाब से काम नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ हमारे ऊपर या तो टैक्स लाद दिया करते थे या हमको मारा करते थे। जैसे आज के टाइम पर आपके ऊपर ज़बरदस्ती आपके घर में ईडी का छापा पड़ जाता है, या फिर आपके घर में इनकम टैक्स का एक नोटिस आ जाता है, या आपके घर में बिजली का एक नोटिस आ जाता है, या आपका कोई चालान ऑनलाइन आ जाता है, या फिर पुलिस वालों के पास जाते हो तो आपको पीट दिया जाता है। आप थाने में अगर कोई महिला अपने साथ हुए अन्याय की रिपोर्ट दर्ज कराने जाती हो तो वहाँ गैंगरेप तक कर दिया जाता है। तो ये व्यवस्था वैसी ही है जो आज के टाइम पर हमारे साथ चल रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जो अंग्रेज़ों के वक्त में था। उससे पहले जो व्यवस्था गाँव के पक्ष में थी, जब गाँव के हिसाब से चल रही थी, तब ये इशू नहीं थे। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो जो आपको ये पढ़ाया गया है कि पहले हम गुलाम थे, ये गलत है। असली तो बात यह कि आज हम गुलाम हैं। उस वक्त का तो हमें नहीं मालूम है। उस वक्त भी जहाँ तक मैंने सुना है और जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैं देख पाया हूँ, एनालाइज कर पाया हूँ, वो मेरे एनालिसिस ये कहता है कि उस वक्त जो गांव थे वो आज़ाद थे, गुलाम केवल शहर थे। शहर की व्यवस्था ही गुलाम थी और गांव के लोगों ने अपनी काम को ठीक से चलाने के लिए जो गांव के नंबरदार हैं, चौधरी हैं, मुखिया हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों से मिलकर के सेट की कि भाई हम लोग तुमको इतना टैक्स देते रहेंगे काम करने का, तुम बस हमको शांति से जीने दो। जबरदस्ती अटैक गांवों में नहीं हुआ करता था किसी भी किस्म का। अंग्रेज़ों के भारत पर कब्जे के बाद उनके द्वारा थोपे गए मुद्रा प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा बाजार द्वारा भारत को तबाह और बर्बाद किया गया। इन्हीं प्रणालियों द्वारा बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, मुद्रा संकट इत्यादि पैदा करके देश व दुनिया पर कब्जा करने की सोची समझी अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी योजना है और इन अक्ल के लुटेरों के गिरोह को अंग्रेज़ों ने अर्थशास्त्री होने का ठप्पा लगा दिया। ये बड़ा समझना ज़रूरी है। जो आज के टाइम पे जो अर्थशास्त्री नहीं बल्कि अनर्थशास्त्री हैं, और इसके लिए हमने एक्सप्लेन भी किया है कि इसमें आप रवि कोहाड़ ने जो किताब लिखी थी बैंकों का मायाजाल, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारी डिटेलिंग इसके अंदर दी हुई है, मोटी मोटी, जो मतलब इससे इतर इन अक्ल के आर्थिक आतंकवादियों द्वारा प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित न्यायपूर्ण मौद्रिक प्रणाली, अर्थनीति जो मानव कल्याण और शोषण मुक्त हो और राष्ट्र के विकास की प्रणाली थी, उसको व्यक्तिगत हित के लिए सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण मौद्रिक प्रणाली को छोड़कर लूटपाट, शोषण हेतु सैद्धांतिक और अन्यायपूर्ण मनमानी मौद्रिक प्रणाली को भारत की जनता के ऊपर लागू किया गया और भारत को लूटा गया। और आज भी पहले की अपेक्षा भारी लूटपाट बैंकिंग के शोषण बैंकिंग के द्वारा की जा रहा है। बैंक ही इन शोषण कार्यों का प्रमुख माध्यम है। यानी ये कैसे है इनका माध्यम, इसको आप समझिएगा। इसको बस आप जिस दिन आपने ये खेल समझना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपको फिर कोई नहीं रोक सकता जीतने से। उदाहरण देख लेते हैं कि 2000 में राम और श्याम के पास 4400 प्लस 4400 यानी 8800 रुपए थे। अब दो
दो जने हैं, राम और श्याम, दोनों के पास 4400 रुपया है, 8800 रुपया है। राम ने अपने 4400 रुपये को फिक्स डिपॉजिट योजना में 10 साल के लिए जमा कर दिया और श्याम ने 2000 में 4400 रुपये का 10 ग्राम सोना खरीद लिया। यानी जो उस टाइम पे सन 2000 में सोना था वो 4400 रुपया 10 ग्राम। ये 4400 इसलिए लिया क्योंकि 10 ग्राम सोने का रेट था उन दिनों में। तो 10 ग्राम सोना खरीद लिया और 10 साल बाद 2010 में बैंक ने राम को 8800 रुपये दिए। यानी देखो, जो राम को, यानी कि जो एक ने सोना खरीद लिया, एक ने रुपए जमा कर लिए। और सोने का भाव 2010 में 18,800 रुपया प्रति 10 ग्राम था। तो अब यहां क्या हुआ कि राम को तो मिले 10 साल के बाद एफडी से 8800 रुपया, ठीक है, जो उस टाइम पे रेट था उसके हिसाब से बात हो रही है, और शाम को मिला 8880 रुपया, 1880 रुपया, सॉरी 18,800 रुपया 1880, सॉरी सोने का भाव ये था। तो 10 ग्राम सोना उसने खरीद लिया था, 10 ग्राम सोना उसके पास पड़ा है, तो 18,800 रुपया उसके पास है। तो राम को जो रुपया मिला वो 9700 रुपये कम मिला। और यदि इसको सोने में कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन जो 8800 रुपये में जो कैलकुलेशन करते हैं वो 4.756 ग्राम सोना है। यानी कि सोने में उसको 5.244 ग्राम सोने इतना ग्राम कम मिला। मतलब अब लाभांश जिसे कहते हैं, जिसे ब्याज कहते हैं, वो क्या मिला, लाभांश क्या मिला? भारत सरकार तथा बैंक पूरे भारत में मीडिया से प्रचारित कराते हैं कि भारत की जनता अपना रुपया बैंक में जमा करे और इसका लाभांश बढ़े हुए रुपए के रूप में जनता प्राप्त करे, डिविडेंड जिसे हम कहते हैं। तो उपरोक्त गणना से यह सिद्ध होता है कि बैंक और भारत सरकार का कूटकरण करके जनता के धन को घटा रही है। यहां से समझ आ गई ना? यानी कि रुपये की वैल्यू घट गई, सोने की बढ़ रही है। तो इसी से कैलकुलेशन में देख लीजिए कि आपको जो एफडी मिल रही है या जो आपको एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर सेविंग का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बैंक लाभांश नहीं दे रहा है आपको, वो आपको असल में लूट रहा है। वैध रुपया जनता और देश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाती है और अवैध रुपया जनता और देश को विनाश के कगार पर पहुंचाती है, नंगा और भिखमंगा बनाती है, ये गुलाम बनाती है। अब ब्याज के द्वारा लूटपाट देख लो। ये अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम 8 फरवरी 2023 से 8 अगस्त तक की स्टेटमेंट देखी गई है, ठीक है। इसको हिंदू धर्म में पाप कर्म कहा जाता है ब्याज की कमाई को, और इस्लाम में इसे हराम कहा जाता है। ये हम सबको मालूम है। मैंने एक बार एक वीडियो में भी बोला था कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का मतलब है कि ज़मीन की सेल परचेज का काम करते हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, जो पैसे के लिए नाचते गाते हैं, पैसे के लिए नाचते गाते हैं। देखो, आप नाचते गाते हो और आपको पैसा मिलता है वो अलग है, लेकिन आप पैसे के लिए कुछ भी कर देते हो। जैसे अमिताभ बच्चन ने कोरोना और उसकी वैक्सीन्स के लिए प्रचार करने के लिए किस तरह से पैसे के लिए ये खेल खेला, और तमाम तरह के दूसरे लोगों ने जो ये काम किया, जो पैसे के लिए मतलब अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हराम में आता है। और ब्याज वाला रुपया भी और किराए का पैसा भी, जो माँ बाप दादाओं की कमाई है उससे जो किराया खाते हैं वो वाले, तो उनके लिए मैंने बोला था, क्योंकि उनके बच्चे ऑब्वियसली निकम्मे हो ही जाएंगे जब उनको घर पे बैठे सब कुछ मिल ही रहा है बिना किए, और बाद में नशाखोरी के साथ साथ सारी गलत आदतें उनको लग जाती हैं। जीएमओस खाना चालू कर देते हैं, कॉन्टीन्यूसली पैक्ड फूड खाते हैं, और बाद में बीज तो नाश होना ही है फिर उनका। आपने टकसाल का नाम सुना होगा, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपने पिछली वीडियोस के अंदर, कि टकसाल किसको कहते हैं। यानी इस टकसाल में छपने वाला रुपया बहुत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद छपकर या बनकर हमारे बीच आता है, जिसे वैध रुपया या लीगल टेंडर हम कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं, वैध निविदा हम लोग इसको बोलेंगे। अब हम दूसरे टकसाल की जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जो बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बे गांव सब फैले हुए हैं, जिसे बैंक कहा जाता है। इन बैंकों में रात दिन रुपए छपते रहते हैं, जो रुपए की शक्ल में दिखाई नहीं देते, जो सिर्फ बैंक खातों में लिखकर अंकों में बैंकों द्वारा बनाए जाते हैं, और इस रुपए को बनाने में किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा हमने आपको बताया था कि इधर से देश की जनता उत्पादन करेगी तो उधर से टकसाल में रुपया छपेगा उसकी कीमत के अनुसार ही, परंतु बैंक सिर्फ डिजिट्स बनाते रहते हैं और छापते रहते हैं, तो कुछ काम नहीं करते हैं।
इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ खाते के मूलधन में ब्याज के अंकों को लिख देना पड़ता है और इस लिखत पढ़त को ब्याज के रुपए के नाम से जाना जाता है। और ब्याज का रुपया जो मुद्रा राशि के प्रयोग के बदले दिए जाने वाली पारितोषित मात्र होता है, इस अवैध रुपए से बैंकों द्वारा मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो ब्याज का नाम खत्म हो जाता है और हवा में पैदा ब्याज मूल रुपए में परिवर्तित करके बैंकों द्वारा रुपए की मात्रा को बढ़ा लिया जाता है, ब्याज को मूलधन बना दिया जाता है। इसी तरह बैंकों द्वारा ब्याज के रुपए को अंकों में मूलधन में लिखकर रुपए की मात्रा को बढ़ाना असल टकसाल को मात देने वाला बैंकों का टकसाल है, जिसे असल टकसाल से बनाए गए रुपये से कई गुना बैंकों द्वारा अवैध रुपए से ब्याज के द्वारा लिखकर बनाए गए हैं। संसार की सबसे बड़ी लूटपाट है। एग्जाम्पल कैसे, इसको अभी आप समझ लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। रिजर्व बैंक टकसाल से 100 करोड़ रुपए छापकर बैंक को दे देता है, खेती बाड़ी उद्योग व्यवसाय ऋण के रूप में 10% ब्याज की दर से जनता को दे दे और बैंक उसे कृषि उद्योग व्यवसाय में देता है, तो प्रत्येक साल 100 करोड़ रुपए का 10% यानी 10 करोड़ साधारण ब्याज होता है। तो वर्तमान सिस्टम में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा लगभग 3 साल में 100 करोड़ मूलधन का 100 करोड़ ब्याज बना देते हैं और खाते में लिख दिया जाता है कुल राशि 200 करोड़, जबकि सच्चाई यह है कि नोट 100 करोड़ ही देश में घूम रहा है। ये बात भी हम आपकी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करते रहे हैं। अब मतलब ये हुआ कि इसमें जो 100 करोड़ रुपया है वो तो वैध है, जो मूलधन था, और जो ब्याज का बना करके जोड़ दिया जाता है वो 100 करोड़ रुपया अब अवैध हो गया है, जो कि कागजों में लिख करके वैध अंकों में तो आ गया है लेकिन असल में मार्केट में नहीं है, और लेकिन लिखित में यह है। अब प्रश्न ये है कि ब्याज जो रुपये के बदले दिए जाने वाला पारितोषिक मात्र है, उस मूलधन में परिवर्तित करने के लिए कौन से सिद्धांत, अधिनियम, नियम, संविधान की धारा में उल्लेख है। बस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी वकील के लिए भी बड़ा काम का हो सकता है कि देखो, जो बैंक ने फ्रॉड किया ब्याज को मूलधन बनाने का, उसका कोई ना कोई नियम हमारे पास होना चाहिए। तो वो नियम कहीं हो, सिद्धांत हो, कोई अधिनियम हो, कोई नियम हो, संविधान की कोई धारा हो, वो बता दे। उक्त उल्लेखित सिद्धांत, अधिनियम, नियम, संविधान की धारा की जानकारी भारत सरकार रिजर्व बैंक ने तो अभी अब तक नहीं दी है। जो हमने आरटीआई डाले जो वर्मा जी ने, उनमें अभी तक तो कोई नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा जानकारी आरबीआई ने नहीं दिया है जिससे सिद्ध होता है कि ब्याज के रुपए को मूलधन बनाने का कोई सिद्धांत, नियम, अधिनियम, संविधान में उल्लेखित नहीं है। किसी भी बैंकिंग व्यवसाय में वित्तीय स्थिति विवरण यानी चिट्ठा, बैलेंस शीट की मुख्य प्रामाणिक भूमिका होती है। यह दर्शाता है कि बैंक ने अपनी किस संपत्ति में से ऋण राशि अदायगी उपभोक्ता कर्ज ग्रहणकर्ताओं को दी है। कोई भी विवरण जो किस बात को इंगित करता है बैंक ने कर्जदार को कर्जा दिया है। यानी कहने का मतलब ये है, इस खेल को समझना जरूरी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मजिस्ट्रेट, न्यायपालिका आम जन से बैलेंस शीट, विवरण, चिट्ठा मांगती है, लेकिन बैंक कर्जे के रूप में जितनी राशि दी जाती है उस राशि को बैंक ने अपनी संपत्ति से कम किया है या नहीं, इस लेन देन का बैंक से वित्तीय संपत्ति विवरण, चिट्ठा, बैलेंस शीट क्यों नहीं मांगती है। यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी जब हमें कोई हिसाब देना पड़ता है तो बैंक से मतलब हमसे तो चिट्ठा मांगा जाता है, बैलेंस शीट मांगी जाती है, लेकिन बैंक अपनी कोई जानकारी नहीं दे रहा है और ना ही कोई न्यायालय, ना ही कोई कोर्ट जो है हमारे लोगों से ये जानकारी मांग रही है, हमारे लोगों से, सॉरी, बैंकों से। यानी हम लोग कह भी देते हैं कि बैंक ने गड़बड़ की है, बैंक ने बेफजूल पैसा छाप दिया है, बेहिसाब पैसा छाप करके हमको दे दिया है, तो जो कोर्ट है वो बैंक से नहीं मांग रही है। तो यहां देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है, जिससे कि बैंक द्वारा की जा रही छल कपट, धोखा और शोषण का पता चले। यह मनमानी लूटपाट और शोषण है। यही लूटपाट, शोषण, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी इत्यादि का प्रमुख कारण है। यानी आप एक बात को समझिएगा, यदि आपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है, सभी लोगों के शोषण को रोकना है, तो उसका एक बहुत बड़ा तरीका ये है कि हम लोग इस शोषण को रोक पाएं किसी तरह से, कि कोई भी सिस्टम किसी का भी, गरीब हो या अमीर हो, किसी का भी शोषण ना कर पाए। तो अभी जो क्वेश्चन है वो है, मुद्रा का मूल्य किसे कहते हैं। मुद्रा के मूल्य के प्राय बहुत से अर्थ लगाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में मूल्य की धारणा विनिमय से संबंधित है। किसी वस्तु का मूल्य
दूसरी वस्तु की वह मात्रा जो उसके बदले में प्राप्त की जा सकती है। यानी कि 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूँ, यानी 1 किलो गेहूँ की जो मूल्य है वो ये हो सकता है कि भाई पौना किलो चावल, ये भी हो सकता है यदि मात्रा उतनी है, या फिर 25 रुपया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो मात्रा यानी दूसरी आइटम क्या है इस बात के ऊपर निर्भर करेगा। अगर 1 क्विंटल चावल के बदले 2 क्विंटल गेहूं मिलता है तो कहा जाएगा कि 1 क्विंटल चावल का मूल्य 2 क्विंटल गेहूं है। लेकिन कुछ लोग मुद्रा के प्रयोग के बदले में दिए जाने वाले ब्याज को मुद्रा का मूल्य कहते हैं, पर ब्याज तो सिर्फ राशि के प्रयोग के बदले में दिया गया पारितोषिक मात्र होता है, इसलिए इसे मुद्रा का मूल्य नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग देश की मुद्रा के बदले मिलने वाली विदेशी मुद्रा को कहते हैं, लेकिन जिसे मुद्रा शास्त्र में विदेशी विनिमय दर कहते हैं, सचमुच में मुद्रा का मूल्य का मतलब उस विनिमय शक्ति से है जिसके द्वारा बदले में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की शक्ति को मुद्रा का मूल्य कहते हैं। तो वस्तुओं के भाव मुद्रा से आंके जाते हैं और मुद्रा के मूल्य वस्तुओं में आके जाते हैं। इस तरह वस्तुओं के मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं के भाव का आपसी संबंध रहता है। इस बात को समझना आपके लिए जरूरी है कि जब वस्तुओं का जो मूल्य है वो मुद्रा में मापा जाता है और मुद्रा का जो मूल्य है वो उसकी क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है, तो दोनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप है। प्रोफेसर सिलेंगमैन, इन्होंने लिखा कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। इसे वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर से जाना जा सकता है। जब तक मुद्रा के मूल्य में कोई हेरफेर या रद्दोबदल ना हो तब तक वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब देखो, गेहूं एक क्विंटल गेहूं उगाने में उतनी ही ऊर्जा लगेगी। 70 साल पहले भी इतनी लगती थी और 700 साल बाद भी इतनी लगेगी। इसी तरह से चावल को उगाने में भी उतनी ऊर्जा लगेगी और कोई भी चीज़ उगाने में उतनी ही ऊर्जा लगती है। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से किसी चीज़ की क्रय शक्ति है, हमारी कितनी मेहनत से कितनी क्रय शक्ति हो, ये महंगाई वगैरह जो शब्द है ये किस तरह से डिफाइन होता है, ये तब तक नहीं बता पाएंगे अनर्थशास्त्री जब तक मुद्रा के मूल्य को ना समझ लें। जब से बैंकिंग और अवैध मौद्रिक प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लाई गई है तब से इस देश के ब्याज को तब से इस देश को ब्याज के रुपए को मूल रूप में अंक लिख देने से बेहिसाब कूटकृत अवैध रुपया बनाया गया है। यानी ब्याज को मूलधन बनाना, इसका कहने का मतलब ये है, इस लाइन का बनाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही बनाया जाता रहेगा। तो इसका परिणाम पहला तो ये होगा कि बैंक ब्याज का कूटकृत अवैध रुपया जो अंकों में लिखकर बनाया गया कर्जदार के खाते में लिखकर उसको और कर्जदार बना देता है, जिससे आजकल बैंकों द्वारा कर्जदार के खाते में अंक लिखकर कर्जदार बना दिया जाता है और चेकबुक द्वारा रुपया अंकों में लिखकर आदान प्रदान करा जाता है। इसको आप बैंकों के मायाजाल में जान सकेंगे। इस ब्याज के रुपये द्वारा समस्त प्राकृतिक संपदा कृषि उद्योग को अपने कब्जे में लेकर आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बना लेगा और आत्महत्या करने को विवश कर देगा, जैसे कि किसानों बैंकों के कर्जदार आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरा परिणाम यह होगा कि ब्याज का रुपया जो कि कूटकृत और अवैध रुपया है, जो अंकों में लिखकर बनाया गया है, वह रुपये की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, मुद्रा संकट आदि समस्याओं का अंबार लग जाएगा, जैसा कि आजकल की स्थिति बनी हुई है। सरकारों तथा कथित महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सरकारें जो हैं वो कथित महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं। वो आप देख ही रहे हैं कि वो नियंत्रण उनसे हो ही नहीं रहा है और ना ही कर पाएंगी, क्योंकि वास्तव में ये महंगाई नहीं है, यह कूटकृत अवैध रुपये द्वारा लूटपाट का शोषण है, जिसे भारत सरकार, रिजर्व बैंक महंगाई कहकर नियम, कानून और संविधान की अवमानना करके भारत की जनता के साथ धोखा कर। आप समझे? यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ अभी हमारा कि भाई ये महंगाई कूटकृत रुपया नहीं है, अब ये